हेलो दोस्तों, आज 8 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए हुए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? ऑप्शन है 139, 130, 135, 132। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सही आंसर है आपका 130। इंडिया 193 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक रही है वो 130 रही है, और इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। इट मींस यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो 2022 में ये 133 थी और अब 2023 में ये 130 है। हमारी जो रैंक है वो 3 स्थान से इम्प्रूव हुई है। आइसलैंड इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है और साउथ सूडान लास्ट में रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रिसेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मई, 5 मई, 10 मई या 8 मई। राइट, द आंसर इज 8 मई। इस बार की जो रेड क्रॉस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की जो थीम है 2025 की, वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। इस दिन को मनाया जाता है टू ऑनर द ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑफ मिलियंस ऑफ वॉलंटियर्स एंड स्टाफ हु सर्व अंडर रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट। तो बेसिकली जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो स्टाफ है, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क मतलब मदद करना, मानवता के लिए जो मदद की जाती है, हेल्प की जाती है, उस तरह के ये जो काम करते हैं उनको ऑनर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। 8 मई को हेनरी डुनांट की बर्थ एनिवर्सरी है और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए ये डे मनाया जाता है। हेनरी डुनांट फाउंडर हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के। ठीक है, और हेनरी डुनांट को ही सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली थीम ज्यादा पूछी जाती है, तो आप थीम को जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 10 जून, 8 मई या 5 मई? ओके, द आंसर इज 8 मई। थैलेसीमिया बेसिकली एक तरह की बीमारी है, एक तरह की इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है वो काफी कम हो जाती है और ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की, वो है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट। राइट, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट लुकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट प्रपोज्ड फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट? यहाँ पर अभी यूनेस्को की एक टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें प्रपोज किया गया है। राइट, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो इसका आंसर है कर्नाटका। देखते हैं कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इन विद द कोलैबोरेशन विद इंटेक, इंटेक मींस इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इंटेक के साथ मिलकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक फाइनल स्टेज प्रपोजल प्रिपेयर किया है लुकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मतलब लुकुंडी एरिया में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इट्स लाइक अ 6-7 मॉन्यूमेंट्स, उन सबके ग्रुप को, उन सारे मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कराने के लिए एक प्रपोजल पास किया है, प्रपोजल दिया है। तो किसी भी किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए
सबसे पहला स्टेप है कि उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना ये वाला स्टेप उठाया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट में कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कि पीएम मोदी ने अध्यक्षता की थी, उसने अप्रूव किया है रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी को। तो किस ईयर में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। यह नीति किस किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2017, 2020, 2016, 2023। Again, if you know the answer, then just write it in the comment section. Okay, so the right answer is 2017। चलिए, शक्ति की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। सो बेसिकली कोल से रिलेटेड ये एक स्कीम है, जिसको कि इनिशियली लॉन्च किया था 2023 में, और अब जाके इसको रिवाइज किया है। और इसको रिवाइज करने का जो मेन एम है वो है टू सिंप्लीफाई द कोल लिंकेजेस प्रोसेस एंड इंश्योरिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल टू थर्मल पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। सिंपल वर्ड्स में, जो कोल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और एफिशिएंट करने के लिए इस स्कीम को रिवाइज किया गया है। ठीक है। ये रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी में गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं दो नए कोल लिंकेज विंडो। मतलब ये दो विंडो में काम करेगा। विंडो 1 में कोल विल बी गिवन एट अ फिक्स्ड प्राइस, और विंडो 2 में कोल विल बी गिवन एट प्रीमियम प्राइस। ओके, विंडो 1 में जो कोल दिया जाएगा फिक्स्ड प्राइस पर, वो पावर प्लांट्स, उन थर्मल पावर प्लांट्स को दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इनके जॉइंट वेंचर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड प्राइस किया हुआ है और उसी फिक्स्ड प्राइस में इस कोल को यहाँ दिया जाएगा। जबकि कोई इनके अलावा जो भी थर्मल प्लांट्स हैं उन सबको ऑक्शन, ऑक्शन मतलब लाइक बोली लगाई जाती है ना, तो बोली के माध्यम से इस कोल को दिया जाएगा। मतलब जो जितना अच्छा पैसा प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जो देगा, उसको वो कोल दिया जाएगा। राइट। तो इस तरह से कोल का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which telecom company has entered into an agreement with SpaceX to provide Starlink's high-speed internet service to its customer across Africa। ठीक है, अफ्रीका में इंटरनेट की सर्विस को, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस अपने कस्टमर को देने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ एग्रीमेंट किया है? ऑप्शंस हैं वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस या बीएसएनएल। ओके, द आंसर इज एयरटेल। तो अभी रिसेंटली एयरटेल अफ्रीका ने पार्टनरशिप किया है स्पेसएक्स के साथ टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट टू इट्स अफ्रीकन कस्टमर। अफ्रीका में अपने कस्टमर्स को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देने के लिए। ओके, स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, उसका एक कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, और एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा ऑपरेटेड बाय स्पेसएक्स, जिसे कि लॉन्च किया था 2019 में। सो बेसिकली इसमें क्या है, बहुत सारी सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में रखा जाएगा और उन सैटेलाइट की मदद से वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। ठीक है। और अभी तक इंडिया में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने साइन किया है, सेपरेट डील्स की हैं स्पेसएक्स के साथ, स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ, सो दैट वो हाई स्पीड की जो सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है, वो इंडिया में भी दे पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने इंडिया की टू 2025 की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फोरकास्ट किया है और उसे कम किया है।
पहले ये 6.5 थी। ओह! ये नहीं कहना चाहिए था मुझे आपको यहीं पर। ठीक है, उसको रिवाइज़ किया गया है। तो बताएँ कि जो अब नई मूडी की जो जीडीपी 2025 की जीडीपी ग्रोथ है, वो कितनी है? ऑप्शन है 7.3, 6.8, 7.5 एंड 6.3। तो नई रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट क्या रही है? सो द आंसर इज 6.3। मूडी की जो रेटिंग थी, उसने रिड्यूस कर दिया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को, जो कि पहले 6.5 इसने फोरकास्ट की थी, लेकिन अब इसने 6.3 कर दिया है। और इसकी वजह क्या है? इस वक्त जो ग्लोबल लेवल पर जो डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है और बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं, उन सबको देखते हुए, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में इतना डिस्टरबेंस चल रहा है, अटैक हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसने ये फोरकास्ट किया है। राइट। सो बेसिकली मूडी क्या है? मूडी की रेटिंग्स इतने इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, फाइनेंशियल लीडर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो जितना ये परसेंटेज हाई होगा उतना ही लोग पॉजिटिवली लोग इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंट्री में। ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently with which country India has signed free trade agreement? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहुत टाइम से बात चली आ रही है, तो आपको इसका आंसर पता होगा आई होप। और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आंसर है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, ठीक है। फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। सो बेसिकली इंडिया एंड यूके हैव साइंड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और इंडिया यूके के लिए 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर हम ट्रेड के नज़रिए से देखें तो दोनों ही कंट्रीज आपस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। और एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? सो बेसिकली एक पैक्ट है जो कि दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है और इसका एम है कि ये रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है कस्टम ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर। बेसिकली जो एक्स्ट्रा जो कस्टम ड्यूटी लगती हैं, जो टैक्स लगते हैं, उनको मिनिमाइज करना या हटाना, सो दैट जो सामान है उनको दोनों देशों के बीच में आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है। Okay, next question is, which state partners with Creative Land Asia to set up Creator Land, country's first transmedia entertainment city? कौन सा राज्य है जिसने क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ मिलकर देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। राइट, द आंसर इज आंध्र प्रदेश। देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स। सो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ क्रिएटर लैंड, जो कि इंडिया की सबसे पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी होने वाली है। एंड इस प्रोजेक्ट में इट विल ट्रांसफॉर्म अमरावती इनटू अ ग्लोबल हब फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल इनोवेशन। ये जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन हुआ है एट द वेव समिट इन मुंबई। मुंबई में जो भी वेव समिट हुई थी उसके अंदर ये एमओयू साइन हुआ है। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया था वेव्स 2025 को। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, करतारपुर कॉरिडोर इज क्लोज्ड फॉर पिलग्रिम्स ड्यू टू रिसेंट टेरर अटैक्स। तो अभी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके बाद
जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको क्लोज कर दिया गया है। और ये कॉरिडोर किस नदी के पास में है? विच रिवर इज नियरेस्ट टू दिस कॉरिडोर? ऑप्शंस आर रावी, चिनाब, झेलम एंड सतलज। So the right option is रावी। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान है। सो बेसिकली ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये एक वीज़ा फ्री बॉर्डर है, क्रॉसिंग वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग है और एक धार्मिक कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, जो कि वेस्टर्न बैंक पर है रावी रिवर के, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर पंजाब, ठीक है, जो कि ईस्ट बैंक पर है रावी के, और ये इंडिया के अंदर पड़ता है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये है डेरा बाबा नानक गुरदासपुर में, ठीक है, और ये करतारपुर में है आपका गुरुद्वारा दरबार साहिब। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है ये कॉरिडोर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फाउंडर है सिखिज्म के गुरु नानक, उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर करतारपुर में। तो एक तरह से ये बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है सिखिज्म के नज़रिए से। ये कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ था 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होते हैं यहाँ पर, एंड आगे के करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।